हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं साइंस के धमाकेदार क्वेश्चन जो कि रेलवे एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। प्रकाश का अधिकतम वेग किसमें होता है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन कांच, तीसरा ऑप्शन ठोस, चौथा ऑप्शन निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा निर्वात। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। तापमान बढ़ाने पर प्रकाश की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? तो पहला ऑप्शन होता है प्रतिबिंब का बनना, दूसरा ऑप्शन है आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, तीसरा ऑप्शन है नेत्रदान, चौथा ऑप्शन है आँखों की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 2 कंडीशनें होती हैं। तो जो पहली कंडीशन बनती है वो बनती है अचानक हम अंधेरे कमरे में चले जाएं या अचानक हम तेज प्रकाश में चले जाएं। तो अचानक जब हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमारा आइरिस होता है वो फैल जाता है और आइरिस फैलने के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जबकि हम तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो हमारा जो आइरिस होता है वो बंद हो जाता है, जिससे हमारी आँखों के अंदर तीव्र प्रकाश नहीं जा पाता, जिससे हमारी आँखें सुरक्षित रह पाती हैं। तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है गाइस, इसमें मानव की आँख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब भी प्रतिबिंब, आप ये देख लीजिए कि जब भी प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा ही उल्टा बनेगा। ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेत्रदान में आँखों के कॉर्निया वाला हिस्सा होता है। आँखों में जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है उसी को ही नेत्रदान दिया जाता है। ये कॉर्निया वाला हिस्सा ही नेत्रदान में दिया जाता है। अगला पॉइंट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर ये वैज्ञानिकों ने बताया गया है। इससे कम में भी बहुत से को जोड़ दिया जाता है, पर एक यूनिवर्सल है, 25 सेंटीमीटर ही दूरी को मापा गया है। इससे कम या अधिक जाने पर व्यक्तियों में नेत्र में रोग या दोष कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। जहाँ पे ये निकट दृष्टि दोष होगा वहाँ पर हमेशा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये सेम कंसेप्ट उल्टा चल रहा है इसके। और जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन, इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। जैसे अभी हमने मायोपिया बताया था, तो मायोपिया के बाद में जैसे अभी अपन ने बोला था सेम उल्टा, वही कॉन्सेप्ट इसमें देखो। यदि कोई व्यक्ति के पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है गाइस, ये इसका और ये इसका रिवर्स है, उल्टा है। तो गाइज़ हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता रहता है। ध्वनि तरंग किस में नहीं चल पाती? तो पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन निर्वात, तीसरा लोहा और वायु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा निर्वात।
क्योंकि निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती। एक बात यह है कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ध्वनि का जो माध्यम होता है वो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, फिर निर्वात में तो मतलब शून्य के समान होता है। ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात बोलें या ठोस बोलें एक ही बात होती है। ध्वनि की स्तर का जो मापन होता है वो डेसिमल में होता है। और ध्वनि की जो तरंगें होती है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अवसर्व तरंगन की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज। वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है। डॉपलर का जो प्रभाव है वो भी किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना केल्विन मान। केल्विन होता है एक तरह से जो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये केल्विन ने पूछा है, ना कि फ़ारेनहाइट डिग्री में। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है अपने केल्विन के अनुसार 310 केल्विन। ठीक है, ये 310 केल्विन इसका मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है एक स्वस्थ मानव का। ये तो है केल्विन में। और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, अभी केल्विन में देखा था, फिर अपन इसमें फ़ारेनहाइट में देखेंगे, सेल्सियस में देखेंगे। तो वही हम बता रहे हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का, स्वस्थ मानव का 37 डिग्री तापमान होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में करने पर ये 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। ये इसके बराबर पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों का मान एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मीथेन। इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। ठीक है। इसका जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है CH4। गाइस थोड़ा पेंसिल की वजह से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल। सॉरी गैलीलियो। देखिए गाइस इसमें अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे न्यूटन है इसमें ऑप्शन में, और न्यूटन है, मैक्सवेल है, गैलीलियो और हर्ट्ज है। देखिए हर्ट्ज तो मापन की इकाई होती है, इसको तो अपन कर नहीं सकते। हर्ट्ज मापन की इकाई होती है। जैसे अपन साउंड को डेसिबल में नापते हैं तो उसकी दूसरी ही इकाई हर्ट्ज भी होती है। और मैक्सवेल ये शायद किसी और की खोज की थी इसने, मेरे नाम भी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और न्यूटन खुद एक वैज्ञानिक है, उसने न्यूटन का बल के सिद्धांत दिए थे। न्यूटन के लॉ अपन ने पढ़े हुए तीनों लॉ, उस हिसाब से तो अपन उस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका सही आंसर है जो गैलीलियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गैलीलियो, इस पे अपन राइट टिक कर देते हैं। और अगला इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टेलीविज़न का आविष्कार का पूछा है, थर्मल फ्लास्क का पूछा है। तो टेलीविज़न का है JL बेयर्स, और थर्मल फ्लास्क का है DR, और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये अल्फ्रेड नोबल इसका नाम है, ना कि इसको नोबल मिला हुआ है, तो इसको ध्यान रख लेना। ये ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इससे संबंधित मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। और मैं आपको बता दूं, ये नाभिकीय, इसको परमाणु बम भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन में जाकर ऑक्सीजन की मात्रा को अवशोषित कर लेता है वायु में से, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और उसके हिसाब से जल्द ही मृत्यु हो जाती है। और इसका परिणाम आने वाली कई समय तक भुगतना पड़ता है, जैसे अपन ने जापान के बारे में सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर मतलब जिसमें परमाणु से बिजली वगैरह भी बनती है, रिएक्टर्स में और भी कुछ काम में आते हैं, तो उनको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। में भारी जल D2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग है मंदन के रूप में किया जाता है। देखिए इसमें ये जल के ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और ऐसे करके हैं, तो उसी हिसाब से ये ड्यूटेरियम दूसरा वो होता है, जल का अपर रूप बोल सकते हैं अपन। इसका सही आंसर हो गया मंदन। कई बार भारी जल का सूत्र भी पूछ सकता है, तो जो भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2H होता है, और सामान्य जल का जो सूत्र होता है वो होता है गाइस H2O। आप लोग सब जानते होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो। थर्मल का ताप किससे मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर और वोल्टमीटर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इससे संबंधित। देखिए ताप की बात हुई है, तो ताप का जो सूत्र, चलो छोड़िए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए गाइस, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है। सूर्य को जैसे अपन बायोमीटर से नापते हैं, इस प्रकार वायु दाब या हाइग्रोमीटर आर्द्रता वगैरह नापने के लिए भी काम आता है। तो इसका अपन बायोमीटर कर देंगे। बायोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? आप करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में, कैसे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है या अपरिवर्तित हो जाए। तो देखिए, हम साबुन को जैसे घोलेंगे तो एक अपन कॉमन सेंस की बात लगा सकते हैं कि जैसे अपन साबुन से हाथ धोते हैं तो वो कम होता है, इसी प्रकार घोलने पर भी वो कम ही होगा। तो इसका उत्तर है घट जाता है, साबुन का साइज़ कम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अपरिवर्तित तो देखो गाइस वैसे ही गलत हो गया, ये बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे बरसात की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंदें जो गोलाकार होती हैं। तेल की बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। इस कारण आप कभी कभी देखेंगे कि पानी में तेल अलग ही प्रकार से दिखता है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितने घंटे होता है? ए ऑप्शन 12 घंटे, बी ऑप्शन 6 घंटे, सी ऑप्शन 24 घंटे, डी ऑप्शन 18 घंटे। तो गाइज इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो होगा 24 घंटे। ठीक है, सॉरी 24 घंटे राइट आंसर होगा इसका। चलिए, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाती है तो बाल्टी में पानी का तल क्या रहेगा? अब ये बताइए, बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? देखिए गाइस, जितनी बर्फ़ ऊपर होती है उसी हिसाब से वो पानी के अंदर भी रहती है, तो सेम उतना ही वो आकृति और आयतन उतना ही घेरेगी जितना है, तो इसका है बिल्कुल समान रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
पॉइंट्स देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाता है। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। साबुन की बुलबुलों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब खाली जगह होता है के बराबर, से कम, से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा से अधिक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे इससे संबंधित। देखिए, दाब का जो मात्रक होता है, दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसको पास्कल कहा जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से तूफान का सूचक होता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जितने हम ऊपर जाते जाएंगे वायु दाब कम होता जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 14। इसमें है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो देखिए गाइस, ल्यूमेन है जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का, और ज्योति तीव्रता का एक मात्रक कैंडला भी होता है। ये काफ़ी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए कैंडला आपने लिख दिया, ये बात है। इससे संबंधित कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। लेंस की क्षमता को डायरेक्टर में मापा जाता है। ये थोड़ा लिखने में गलती होगी, इसका मेन है डायरेक्टर बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, एक सेकंड, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की क्लोरोफिल के कारण होती है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। तो बेसिकली एक बात और आती है इससे संबंधित, गर्मियों के दिनों में पेड़ों के नीचे ठंडक होती है, उसका कारण भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। पहला संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल आता है, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल आता है छोटा सा, इम्पोर्टेंट पॉइंट में इससे संबंधित एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। जैसे कि पेड़ की पत्तियां होती हैं ना, जैसे पेड़ को हिलाते हैं तो वो पत्तियां स्थिर रहना चाहती हैं, लेकिन हिलाने पर जड़त्व के नियम के अनुसार जब उसको हिलाते हैं तो नीचे गिर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।
इसका हम तात्पर्य ये है, जैसे आपने कभी बचपन में बंदूक चलाई होंगी, वो मेले वगैरह में जाते हैं, तो जिस प्रकार गाइस हम जैसे वो बंदूक को चलाते हैं, तो जितना वो आगे दाब लगाती है ना, बल उतना ही बल लगाती है जितना ही वो पीछे की साइड लगाएगी। ये आप करके देख लेना। इससे संबंधित एक उदाहरण और है, जैसे कि हम बेसिकली बस ट्रेन वगैरह में ट्रेवल्स कर रहे होते हैं, तो अचानक ब्रेक लगाने पर हम जो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उसमें भी एक बल मतलब न्यूटन गति का तीसरा नियम ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। देखिए गाइस, जब दो वस्तुओं के बीच में अपन ये दो समतल दर्पण बनाती है, अब इसके बीच में अपन कोई भी वस्तु रख देते हैं, तो वस्तु में प्रतिबिंब की संख्या इधर से भी बन सकती है, इधर से भी बन सकती है, इधर से भी बन सकती है, इधर से भी, इधर से भी, तो इनफाइनाइट मतलब अनंत हो सकता है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसका उत्तर है अनंत। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स होते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रयोग होता है। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस से वस्तुएं हमें आप मोटी दिखाई देती हैं। आप हमको एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, जिससे हम आगे इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन। देखिए गाइज, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो TCS में प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं, आपका ALP, RPF और टेक्नीशियन, ये वो क्वेश्चन हैं रिपीटेड होते हैं, हर 5 साल में रिपीट होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 18वां नंबर का है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, इससे संबंधित है, ये स्त्री और पुरुष दोनों की होता है, तो इसका नंबर है ऑप्शन नंबर A, प्यूबेक्टोमी। ठीक है, इससे संबंधित कुछ आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पुरुष का बता रहा था मैं, पुरुष का आ गया। इस पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में गाइस लोहा पाया जाता है, इसको अपन Fe भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में ही लोहा ही पाया जाता है। ठीक है गाइस, इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। जैसे कि RBC जो कोशिकाएं होती हैं वो लाल रंग रक्त कोशिकाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। स्फेनो नैनोमीटर द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि दो रेल गाड़ियों के मध्य ये क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी। दो रेलगाड़ियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ये इसलिए छोड़ा जाता है गाइस, क्योंकि गर्मियों के समय में जब धूप पड़ती है तो लोहा बढ़ता है, ठंड में सिकुड़ता है, इस कारण इसको छोड़ा जाता है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहे। इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे बिजली के तार होते हैं ना, उन बिजली के जो तार होते हैं, दो खम्भों के बीच की जो दूरी होती है ना, उनको भी क्या ढीला छोड़ा जाता है, ताकि सर्दियों में तो वो क्या है टाइट हो जाते हैं, गर्मियों में वो क्या है सिकुड़ जाते हैं, ताकि तार टूटते नहीं हैं। और तार टूट जाएंगे तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की चिपक सकता है लाइट में, इस वजह से। तो गाइज़, आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब प्रीवियस ईयर TCS बेस्ड क्वेश्चन हैं। और आपको यदि अच्छी लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपका दिन शुभ रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। फ्रॉम नाइस टू मीट यू। थैंक यू।